नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और पैराडाइम कमोडिटी से वीरेन वकील साहब हैं। और साथ ही हमारे साथ जीजीएन रिसर्च के पार्टनर नीरव देसाई होंगे। उनसे समझेंगे सोयाबीन मार्केट का आउटलुक, क्योंकि चीन ने जिस तरह से अमेरिकी सोयाबीन खरीदारी को सस्पेंड कर दिया है, इसका क्या असर होगा ग्लोबल मार्केट में, सोयाबीन के मार्केट पर इसका क्या असर होगा, इस पर भी खास तौर से चर्चा करेंगे। साथ ही कॉटन की फसल को लेकर क्या रिपोर्ट है, क्यों कॉटन के किसान परेशान हैं, इस पर चर्चा होगी। कॉटन की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आएंगे। हमारे साथ अनिल थानवी होंगे जो कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। लेकिन सबसे पहले किसानों के लिए एक ज़रूरी संदेश ये है कि जो भी किसान अभी हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए सलाह है कि वो उनकी जो भी शिकायतें, परेशानियां हैं, अब हमें आप भेज सकते हैं। हर खेत की परेशानी हम दिखाएंगे, खेती किसानी से जुड़ी हर दिक्कतों को हमसे शेयर कीजिए, अपना वीडियो बनाएं खेती किसानी का। हर शिकायत बनेगी हमारी मुहिम का हिस्सा, और हर किसान को हम देंगे प्लेटफॉर्म। आपकी बात, आपकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपनी शिकायतें, अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं, और हम हर दिन शाम के शो में आपकी समस्याओं को दिखाते हैं। हर दिन एक किसान को शामिल करते हैं और वो अपनी दिक्कतें बताते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि आपकी आवाज़ को स्वदेश की आवाज़ बनाई जाए। चलिए, हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के मानव मोदी हैं और पैराडाइम कमोडिटी के वीरेन वकील साहब हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार की चाल एक बार देख लेते हैं कि बाजार की चाल क्या कह रही है। सोना आज सुस्त है। आज जैक्सन होल में फेड चेयरपर्सन जेरम पावेल साहब की बैठक है और का संबोधन है। उस संबोधन में क्या कुछ निकल के आता है इकोनॉमी को लेकर, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर और यूएस की इकोनॉमी को लेकर, उनकी कमेंट्री क्या रहती है, ये काफ़ी अहम होगा। उससे पता लगेगा कि उनका रुख क्या है और आगे ब्याज दरों को लेकर क्या संभावनाएं बन रही है। हालांकि बाजार यही मानकर चल रहा है कि सितंबर में 0.25% कटौती हो सकती है। लेकिन अभी कल जैक्सन होल में जो दो फेड अधिकारियों के जो बयान आए थे, उससे सख्ती दिख रही है। उन्हें लग रहा है कि ब्याज दरों में कटौती करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टैरिफ की वजह से महंगाई का रिस्क अभी भी बना हुआ है। ये एक बड़ी चिंता यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बीरेन जी, आपके साथ शुरू करना चाहूँगा। क्या सलाह दे रहे हैं? सोना आज तो सुस्त है, आगे की चाल कैसी दिख रही है आपको? जैक्सन होल से थोड़ी क्यू जरूर मिलेगी मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, बट जहां तक डेटा सेट का सवाल है तो इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट मार्केट, जॉब मार्केट भी फेयरली रिजिलियंट है, रिटेल सेल्स भी काफी रिजिलियंट है। तो ये देखते हुए, और स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई है, तो शायद मैं माइनॉरिटी में रहूंगा, शायद रेट कट नहीं आएगा सितंबर में। तो सोना वैसे तो सीमित दायरे में रहेगा, बट हल्का सा झुकाव पोस्ट मीटिंग, यानी ये मीटिंग के बाद थोड़ा सा अपसाइड का आ सकता है। रेंज इसकी हम 98 से 99 की जो फिलहाल चल रही है पिछले करीब 3-4 वीक से, यही दायरे में चाहिए। चलिए, तो आपकी राय गोल्ड पर यह है। मानव, आप लोग क्या एनालाइज करके चल रहे हैं इस मार्केट को? उस स्पीच का क्या कुछ असर पड़ेगा, या एक ब्रॉडर व्यू ही सिर्फ मिल पाएगा? गोल्ड में जो ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल शुमन जी, अगर आप देखें तो बिल्कुल जैक्सन होल सिंपोजियम का बहुत बड़ा रोल रहा है पिछले कुछ सालों में। लास्ट 3 साल में, 2 साल में ऐसा हुआ है कि हर बार जैक्सन होल सिंपोजियम के बाद एक अच्छी रैली हमें आती हुई देखी है गोल्ड में। लेकिन उस लास्ट दोनों साल में हम रेट कट के दौर में थे, लूज मॉनेटरी पॉलिसी में थे, थोड़ा बिल्कुल ऊपर नीचे हमने स्टांस देखा था। लेकिन इस बार ऑलरेडी गवर्नर पावेल बहुत अड़े हुए हैं। हमने मीटिंग मिनट्स में भी देखा, पिछले कुछ दिनों में फेड ऑफिशियल के कमेंट में भी देखा कि अभी भी क्लैरिटी मिसिंग है कि रेजिलिएंट, क्योंकि जीडीपी नंबर अच्छे आए, पीपीआई नंबर बढ़ के आए, सीपीआई थोड़ा घटा है, जॉब्स अभी भी बहुत स्ट्रांग है, तो काफी रेजिलिएंट है मार्केट। गवर्नर पावेल का अगर स्टांस चेंज होता है, मान लीजिए उनका अभी तक जो वेट एंड वॉच वाला जो स्टांस था वो चेंज होके अगर वो कह देते हैं कि अब यहाँ से रेट कट होगा, क्योंकि आप देखिए
3 साल में 2025, 26, 27 3 साल में सिर्फ 4 रेट कट के एक्सपेक्टेशन है एज पर डॉट प्लॉट। अगर ये एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं उनके कमेंट्स में, तब जाके गोल्ड सिल्वर में थोड़ी रैली आती हुई देखी, नहीं तो एक रेंज बाउंड नॉन इवेंट जैसा ही हो जाएगा। एक जो रेंज है बड़ी, उसी में शायद गोल्ड ट्रेड कर लेगा। ये सलाह गोल्ड का। चांदी को लेकर मानव क्या लग रहा है? चांदी आज कमजोर दिख रही है, क्या और कुछ कमजोरी की संभावनाएं बन रही है? क्या रेंज है सर चांदी का आपका नियर टर्म का? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर आप देखें ऊपर में एक रेंज जो है वो 1,12,500 से 1,14,500 की रेंज बनती है। पिछले 2-3 दिनों में बहुत अच्छा मूव हमने आता हुआ देखा है, तेजी का वो रुख पकड़ा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक बार 1,13,800 के करीब जो हाई है रिसेंट, वहां से थोड़ी बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग शायद दिख सकती है, जो हमें 1,12,600 700 तक शायद ले जाए, और फिर वहां से एक और रैली या रिकवरी आएगी जो 1,15,000 तक हमें जाती हुई दिखेगी। तो ओवरऑल बायस तेजी का है। शायद इंडस्ट्रियल मेटल्स का फॉल, गोल्ड का साइडवेज मोमेंटम, पेस थोड़ा शांत रखे, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा अगर डिप मिलता है उसके बाद बाइंग शुरू करें तो बेहतर होगा। चांदी पर सर वीरेंद्र सर आपकी राय क्या बन रही है? क्या सलाह दे रहे हैं? चांदी एक अच्छी रैली के बाद अब थोड़ा रैली वो पॉज होती दिख रही है, रिकॉर्ड से करीब 3,000 रुपए नीचे है। क्या कुछ और गिरावट की संभावनाएं हैं? नियर टर्म का रेंज क्या है सर चांदी का आपका? नियर टर्म 3-4 वीक के हिसाब से इसमें काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है। 35 से 3950 के बीच का। इंडियन टर्म्स में इस रेंज को मैं 1,07,000 से 1,16,000 का मान के चलता हूँ। अगर शार्प सेल ऑफ आता है जो सीजनली पॉसिबल है सितंबर एंड में, तो वहाँ शार्प डीप पे पोजिशनल ट्रेडर बाय कर सकते हैं। अभी भी ये काउंटर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव है और शॉर्ट करने लायक नहीं है। करने लायक अभी भी ये नहीं है, ये सलाह आपकी तरफ से चांदी में दी जा रही है। कच्चे तेल में आज दबाव दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल ये हफ्ता कच्चे तेल के लिए अच्छा रहा है। आगे की चाल क्या रह सकती है? क्योंकि जिस तरह की चिंताएं यहाँ पे बन रही है, रूस की तरफ से जिस तरह के बड़े स्केल पर अटैक अभी भी जारी है, उससे लग रहा है शांति वार्ता इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। क्या लग रहा है वीरेंद्र सर आपको, कच्चे तेल की चाल आगे यहाँ से किस तरह की रह सकती है? यहाँ सप्लाई साइड थोड़ा सिचुएशन थोड़ा एडवर्स दिख रहा है। जो 3 साल का वॉर है, इसमें रूस का ऑलमोस्ट 35% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया है, जो आगे कहीं दिखेगा। अब समर सीजन खत्म होगी तो फोर्थ क्वार्टर में डिमांड रिबाउंड होना चाहिए। चाइना में भी अभी इकोनॉमी के हालात कुछ सुधरते हुए दिख रहे हैं, ब्रॉडर मैक्रो इंडिकेटर्स देखते। यहाँ हम एमसीएक्स के हिसाब से 5500-6200 यानी 55-62 की रेंज मान के चले। ओके, तो ये सलाह है आपकी तरफ से। आप बताइए मानव, आप क्या एनालाइज कर रहे हैं? कुछ मौके दिख रहे हैं आपको क्रूड मार्केट में अगर किसी को ट्रेड करना है? और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है कच्चे तेल में? जी मेरे ख्याल से क्रूड की अगर बात करें तो बिल्कुल, जैसे फंडामेंटल हमने 1-2 दिन पहले इन्वेंट्री नंबर्स देखे, वो भी काफी पॉजिटिव थे। रशिया की तरफ से अभी भी सीज फायर को लेके हामी नहीं भरी है, तो वो भी एक अनसर्टेनिटी है। ओपेक ईआई के रिपोर्ट्स भी डिमांड पर से थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं, मे बी 2026 के लिए। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ है लॉन्ग टर्म के लिए। जब तक 5,400 नहीं ब्रेक होता है तब तक बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिए बिल्कुल आज सुबह सुबह अच्छा 80 रुपए का मूव आ गया है, लेकिन 5,500 से 5,020 के बीच में अगर हमें मिलता है तो वहां पे बाइंग की जा सकती है। 5,430 का स्टॉप होगा, 5,620 के आसपास का इमीडिएट टारगेट है। अगर वो भी ब्रीच होता है तो एक 5,650 5,680 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो कच्चा तेल 5,620 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह आपकी तरफ से आ रही है। नेचुरल गैस की चाल देखते हैं। नेचुरल गैस आज करीब 1% कमजोर है, 254 के आसपास। एनजी में कोई कॉल बन रही है क्या वीरेंद्र सर अभी? यहाँ मार्केट काफी दबाव में है, बट फिर भी एक कॉन्ट्रा कॉल में किसी को जाना है तो 250 के आसपास बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 241 का, और टारगेट 265-270 के बीच का रख सकते हैं। ओके, आप बताइए एनजी पर कोई ऑप्शंस में भी मौके दिख रहे हैं या फिर फ्यूचर्स में ही? मानव, एनजी के लिए क्या सलाह है?
जी बिल्कुल शुभम जी, मेरे ख्याल से ऑप्शन एक्सपायरी नेचुरल गैस की है, तो उसके हिसाब से अगर ओवरऑल ट्रेंड अभी भी नीचे का है, लेकिन एक ऐसा लग रहा है कि शायद पहले रिकवरी आ जाए और उस रिकवरी के बाद हमें थोड़ा फॉल या फॉल कंटिन्यू होता हुआ दिखे। तो अगर फ्यूचर्स में करना है तो 238 पर बाय करके 250 का टारगेट और 234 का स्टॉप लॉस। ऑप्शंस में करना है तो मेरे ख्याल से थोड़ा अगर डिप मिलता है तो 250 या 260 का कॉल बाय किया जा सकता है। रिस्की बेट लेना है तो एट द मनी 240 या 245 के आसपास की हमें स्ट्रैटेजी बिठा देनी चाहिए। अगर वेट करना है, रिस्क नहीं लेना है, तो शायद अगर थोड़ा ऊपर मिलता है 245 250 के आसपास, तो एक बार अगर ट्रेंड रिवर्सल दिखता है तो शाम के समय में जब थोड़े प्रीमियम्स भी हमें कम दिखे, तो हम पुट साइड वापस जा सकते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज दबाव कहाँ दिख रहा है, तो वो है एल्यूमिनियम, जहाँ पे 250 के नीचे भाव आ चुका है। हल्की गिरावट यहाँ पर है। कॉपर सुस्त है, हल्की नरमी दिख रही है 877 रुपए के नीचे। जिंक भी दबाव में था, लेकिन अब ग्रीन जोन में आ गया है 265 के ऊपर, लेकिन सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, सुस्ती दिख रही है। लेड 180 के बेहद करीब है। मानव क्या पसंद है आज, अगर किसी को ट्रेड लेना है या अगले हफ्ते के लिए है, क्या कॉल है बेस मेटल्स में? मेरे ख्याल से कॉपर बिल्कुल थोड़ा बहुत एक रिकवरी मोड में है, क्योंकि 870 से एक 5 रुपए हमने अब अच्छी बढ़त देखी। 865 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, तो मेरे ख्याल से ये एक बार 880-82 तक जा सकता है, लेकिन क्लियर ट्रेंड या क्लियर डायरेक्शन नहीं नजर आ रहा है। फंडामेंटली भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा ऊपर आता है 882 के आसपास, तो वहां से बेचने का मौका होना चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो वहां पे एक वैसा मौका मिल सकता है। अगर कॉपर नहीं लेना है तो अवॉइड करके जिंक के ऊपर फोकस किया जा सकता है आज के लिए, और एक दो दिन के लिए मेरे ख्याल से जिंक सेल कर सकते हैं 264 के आसपास। 266 का स्टॉप रहेगा, 260 का टारगेट मेंटेन किया जा सकता है। 8 के टारगेट के लिए जिंक बेचने की सलाह मानव की तरफ से आ रही है। आप बताइए बीरेंद्र सर, आपकी राय? सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में कॉपर में 890 में शॉर्ट किया जा सकता है। ये पोजिशनल कॉल रहेगा, जिसमें टारगेट रहेगा 862 865 और स्टॉप लॉस रहेगा 900 रुपया 900। ओके, चलिए तो बेस मेटल्स पे भी राय मिल गई है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम चर्चा करेंगे कॉटन की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। हमारे साथ अनिल थानवी होंगे, प्रेसिडेंट है कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के, और साथ ही सोयाबीन मार्केट का आउटलुक, ग्लोबल आउटलुक लेकर आएंगे। हमारे साथ जीजीएन रिसर्च के पार्टनर नीरव देसाई होंगे। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन को लेकर एक अहम खबर आ रही है, वो ये है कि चीन ने अमेरिका से सोयाबीन खरीद को सस्पेंड कर दिया है। सितंबर अक्टूबर के लिए अमेरिका से एक भी टन का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, और चीन उल्टा ब्राजील से महंगे दाम पर सोयाबीन इंपोर्ट कर रहा है। और इसका असर ये होगा कि अमेरिकी किसानों पर इसका सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। चीनी खरीदार ब्राजील का सोयाबीन $40 प्रति टन महंगा ले रहे हैं, और चीन में अमेरिकी सोयाबीन पर 20% का अतिरिक्त टैरिफ है। तो इस तरह से अब ग्लोबल मार्केट में क्या चीज़ें बदल सकती हैं, यही समझते हैं। हमारे साथ नीरव देसाई जी हैं, पार्टनर है जीजीएन रिसर्च के। बहुत बहुत शुक्रिया नीरव भाई, आपने वक्त दिया है। सर, ग्लोबल मार्केट में इसका क्या असर हो सकता है, और अमेरिका के लिए अब कौन से बड़े पार्टनर बचे हैं जहां वो इतनी बड़ी सप्लाई को पूरा कर भेज सकता है फिर? देखिए, जैसे ही ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्ट हुआ, वैसे ही चाइना ने उसका परचेज जो है वो ब्राजील की तरफ डाइवर्ट कर ही दिया था। अब उसके बाद मेजर परचेज वो ब्राजील से कर रहे थे, बट यूएस से जरूर कर रहे थे। अब कंप्लीट यूएस से नहीं परचेज करने पे बहुत बड़ा डैमेज यूएस फार्मर को इस चीज का आएगा, क्योंकि बीन्स का एक्सपोर्ट सबसे बड़ा बायर चाइना ही है। उसके बड़ा या उसके बाद में वो दूसरे कोई कंट्री को उतना बड़ा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और जहां की चाइना की बात करें तो ब्राजील अभी भी उसको फर्दर सपोर्ट कर सकता है।
दूसरी कंट्रीज में अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे, थोड़ा बहुत रशिया से भी इनको बीन्स मिल सकता है। तो अवेलेबिलिटी उनको दूसरी जगह से भी मिलेगी। बट यस, ये है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट यूएस के फार्मर को सबसे ज्यादा रहता है, बट चीन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि चीन की डिमांड भी बहुत बड़ी है। दे आर द बिगेस्ट बायर ऑफ सोयाबीन इन द वर्ल्ड। तो उनको भी आगे लंबे गाले में ये चीज थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर करेगी। सर वैसे ग्लोबल मार्केट में क्या इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या कुछ असर हो सकता है? क्या यूएस अब दबाव डालेगा इंडिया और बाकी कंट्रीज पर कि वहां पे ये अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए? तो देखिए, ओवरऑल इंडिया जो है वो नॉन जीएमओ सोयाबीन प्रोड्यूस करता है, और नॉन जीएमओ सोयाबीन हमेशा जीएमओ सोयाबीन से एक्सपेंसिव है। तो उसके कारण इंडिया बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं कुछ हेल्प कर सकता है, बट थोड़ा बहुत अगर देखिए, अगर प्राइसेस ज्यादा बढ़े वर्ल्ड मार्केट के, तो थोड़ा बहुत कभी कोई फ्लो बन सकता है। बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि यूएस की चाइना की डिमांड बहुत बड़ी है। बट ये जरूर है कि आई थिंक ये ट्रेड वॉर है। कुछ चीजों में जब यूएस ने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉन प्रैक्टिकल टैरिफ लगाए जो यूएस सस्टेन नहीं कर पाएगा, उसी तरीके से ये अभी ट्रेड वॉर के कारण चाइना ने भी एक स्टर्न स्टेप लिया है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। बट लॉन्ग टर्म में चाइना भी इस पे सॉफ्टन होगा ऐसा लगता है। सो ये मेरे हिसाब से नथिंग बट जो पूरा ट्रेड वॉर है उसमें पावर प्ले चल रहा है, और शायद ये यूएस को थोड़ा ठंडा करने के लिए चाइना ने किया है। तो यूएस को सबक सिखाने के लिए, एक लेसन्स के लिए शॉर्ट टर्म का असर है। आगे हो सकता है कि वहां पर वापस से अमेरिकी सोयाबीन का इंपोर्ट हो सके। सर वैसे प्राइस आउटलुक क्या लग रहा है आपको? सोयाबीन के प्राइस आउटलुक किधर जाते देख रहे हैं आप? सो ओवरऑल देखिए, वेदर यूएस में अच्छा है, ओवरऑल क्रॉप प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छा है, गुड टू एक्सीलेंट कंडीशन 68 पे है, जो लास्ट ईयर भी नियरली है, बट उसके पहले के 2 सालों से काफी बेहतर है। तो ओवरऑल सोयाबीन का क्रॉप यूएस का अच्छा शेप अप हो रहा है। सोयाबीन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मील का है, मील मार्केट भी बहुत वेल सप्लाइड है। सो ओवरऑल सोयाबीन और सोया मील में वर्ल्ड मार्केट्स में मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा दबान ही है, थोड़ा प्रेशर ही है। जहाँ ऑयल की बात करें तो वह उल्टा है, सभी जगह बायोफ्यूल पॉलिसीज के कारण कल रात को भी शिकागो में आप देखेंगे 220-240 प्लस के आसपास शिकागो था, क्योंकि वही यूएस बायोडीजल पॉलिसी में थोड़ी सपोर्टिव न्यूज आती हुई लोगों को लग रही थी। या इंडोनेशिया में भी B40 से B50 पे जाने की जो बात हो रही है। तो ओवरऑल एडिबल ऑयल मार्केट काफी सपोर्टिव ट्रेंड पे है। ओवरऑल इसमें अगर जो ये बायोफ्यूल की पॉलिसी 2026 में करी, तो 2026 में भी ये बढ़त कंटिन्यू रहेगी। इससे बहुत बड़ी कोई मंदी एडिबल ऑयल्स में आए ऐसा नहीं लगता है। और वहीं सोयाबीन और सोया मील में कोई बहुत ज्यादा बड़ी तेजी आने के चांसेस नहीं है, कहीं ना कहीं मार्केट प्रेशर में रहेगा। शुक्रिया नीरज जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए आगे बढ़ते, कॉटन की बात कर लेते हैं। कॉटन की फसल को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार जो अगस्त के आखिरी में जो ये बारिश हो रही है, तो अलग अलग राज्यों में कॉटन की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इस बार जो एरिया है खेती का कॉटन का, वो भी पिछले साल से करीब 3% के आसपास कम है। वीरेंद्र सर, क्या लग रहा है कॉटन पर क्या असर होगा आने वाले समय में? इस बार खेती का एरिया भी थोड़ा कम है और साथ ही फसलों को नुकसान भी इस बार की बारिश में हुई है। वीरेंद्र सर, चलिए वीरेंद्र सर तो नहीं है, लेकिन हमारे साथ अनिल थानवी जी हैं, प्रेसिडेंट है कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के। अनिल जी, अभी हम बात कर रहे थे कि कॉटन की फसल को लेकर कई राज्यों में बारिश से फसलों को नुकसान हुई है। आप लोगों के पास क्या रिपोर्ट है सर फसल को लेकर? थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में ही थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। वैसे नॉर्मल में देखे तो इतना बड़ा नुकसान अभी हुआ नहीं है प्राइमरी बेस पे। अभी फिलहाल कॉटन की फसल पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी है और ऑल ओवर इंडिया भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। अभी इतना नुकसान नहीं हुआ जितना जो बता रहे हैं ना लोग। 2 से 5% का नुकसान कहीं हुआ होगा तो हुआ होगा सर। क्या लग रहा है सर, इस बार के नंबर्स आप लोगों ने कुछ एनालाइज किए हैं या अभी जल्दबाजी होगी? नहीं, अभी तो कहना तो बहुत जल्दबाजी होंगी, लेकिन पिछले साल हमारे हिसाब से जो हमने एक्सपेक्टेशन निकाला था 3 करोड़ 43 से 45 लाख रनिंग बेस का, उतना ही क्रॉप आ रहा है। अभी तक 335 के आसपास आ चुका है। 5-7 लाख गांठ और मेरे ख्याल से सितंबर में आएगी। सर इस बार कहा जा रहा है कि कॉटन का रिकॉर्ड इंपोर्ट हो सकता है, 39 लाख गांठ तक इंपोर्ट की संभावनाएं हैं। आप लोगों का अनुमान क्या है सर?
नहीं, इंपोर्ट तो देखो 39 लाख गांठ तो हो चुकी है, 35 लाख गांठ आ चुकी है, 4 लाख गांठ ट्रांजिट में है अभी जो गवर्नमेंट ने अभी जो 11% ड्यूटी हटाया है 30 सितंबर तक का, अगर उसको एक्सटेंड करते हैं तो उसमें थोड़ी पोजीशन थोड़ी गंभीर बन सकती है। सर क्या लग रहा है किसानों पर इसका क्या एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है? क्या किसानों को, हालांकि कल हमने सीसीआई सीएमडी से बात की थी, वो उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि पूरी खरीदारी करेंगे एमएसपी पर, लेकिन आपको क्या लगता है, आप मार्केट को कैसे देख रहे हैं? नहीं देखो, अब कितने लास्ट ईयर भी एमएसपी ऑपरेशन चल रहा था, फिर भी सीसीआई ने माल कितना लिया? 30% ही लिया ना। 70% किसानों को एमएसपी के नीचे ही बेचना पड़ा। तो आज टोटल जो क्रॉप है 3.5 करोड़ का, अगर सीसीआई 1.5 करोड़ गांठ भी लेती है तो 2 करोड़ गांठ तो एमएसपी के नीचे ही बिकेंगे ना। ओके, आगे क्या लग रहा है, कुछ दाम क्या कुछ सुधरेंगे? क्योंकि जिस तरह से इस बार एरिया भी कम है, फसलों को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, क्या लग रहा है भाव कुछ सुधरेंगे ताकि किसानों को कुछ बेहतर भाव मिलेंगे, या रिकॉर्ड इंपोर्ट की वजह से दबाव में ही रहने वाले हैं प्राइस? नहीं, रिकॉर्ड इंपोर्ट की वजह से दबाव भी रहने वाला है। कारण क्या है कि ब्राजील में और अमेरिका में क्रॉप साइज बहुत बड़ी है और दिन पर दिन क्या है सर, मैन मेड फाइबर का यूज बहुत बढ़ता जा रहा है। ओके, तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि कॉटन में बहुत बड़ी कोई तेजी आने वाली है। अगर ये गवर्नमेंट अगर 30 तारीख के बाद में इंपोर्ट ड्यूटी अगर ये वापस 11% लगा देती है तो थोड़ी बहुत पोजीशन अच्छी बन सकती है। ओके, अगर वापस से इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए फिर किसानों को बेहतर भाव मिल सकते हैं। हालांकि उस स्केल पे खरीदारी सीसीआई भी नहीं कर पाता है, बहुत सारे किसानों को एमएसपी के नीचे भी बेचना पड़ता है, ये बात अनिल जी कह रहे हैं। शुक्रिया अनिल जी, आपने अपनी पूरी बात रख दी, अब वक्त कम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरी डिटेल्स दी। मानव और वीरेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे इक्विटी मार्केट की तरफ, जहां पर आज काफ़ी कमजोरी है। 24,950 के नीचे निफ्टी है, 140 अंकों से ज़्यादा की गिरावट, 400 अंकों से ज़्यादा कमज़ोर निफ्टी बैंक है। वायदा बाजार में क्या कुछ एक्शन है बताएंगे आपको इफिनो जंक्शन में, जल्द लौटते हैं।